आप जब एनसीईआरटी को ओपन करेंगे, व्हेन यू विल बी ओपनिंग योर एनसीईआरटी ना, तो एनसीईआरटी के अंदर ओपन करके आप देखोगे तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को दिखाई देगी वो है लाइफ स्पान। वो आपको दिखाई देगा लाइफ स्पान। ये जो लाइफ स्पान है वो पहला टॉपिक है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे दे रखा है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज लाइफ स्पान? सो जनरली वी ऑल नो that each and every organism who has taken birth, right, will definitely live only for a certain period on this earth and ultimately he or she will die. मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म जिसने बर्थ लिया है वो एक सर्टन पीरियड के लिए यहाँ पर रहता है और फिर उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट है लाइफ स्पान। What is lifespan? The period from birth to natural death of an organism. The period from birth to natural death of an organism represent its lifespan. क्या है? The period from birth to natural death of an organism represent its lifespan. मतलब what is lifespan? Lifespan is the period from birth to natural death of an organism. मैंने बात की बेटा नेचुरल डेथ की, राइट? मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान 20 इयर्स की है और उसकी 5 इयर्स की एज ग्रुप के अंदर यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो देन डेथ इज नॉट इट्स लाइफ स्पान। सो लाइफ स्पान के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which represents the life span. Are you getting? So period from birth to natural death of an organism. अब बेटा जब बात आती है लाइफ स्पान की, जब हम लोग बात करते हैं तो लाइफ स्पान वेरीज ग्रेटली। लाइफ स्पान सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का एक जैसा तो होता नहीं है, राइट? लाइफ स्पान मे बी फ्रॉम फ्यू आवर्स, राइट, फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, फ्यू ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है? तो लाइफ स्पान जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, वेरी करता है अलग अलग। आई हैव गिवन यू अ टेबल हियर, मैंने यहाँ पर एक टेबल देने की कोशिश की है, बट रिमेंबर दिस थिंग दैट दीज आर ओनली द अप्रोक्सीमेट डेटास फॉर द लाइफ स्पान, राइट? आप लोग इसको यूं स्टक होके नहीं चलेंगे कि सर किसी बुक के अंदर तो, मेरी बुक के अंदर तो 5 to 7 ईयर्स लिख रखा है रोज बुश के लिए, आपने 10 ईयर्स क्यों लिखा है? We are just giving the approximate life spans. हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लाइफ स्पान एक टेंटेटिव कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म इतने सालों तक जिंदा रह सकता है, तो these are not the perfect data. मतलब आप ये नहीं लेके चलेंगे कि सर आपने क्रोकोडाइल 60 ईयर्स लिखा तो मेरी बुक के अंदर तो 50 ईयर्स लिखा हुआ है, तो मैं किसको मानूं? नो, these are the approximate data for the life span. क्लियर? अब कुछ डेटास लिखे हुए हैं उनको आप लोग देखें बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इफ आई टॉक अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द लाइफ स्पान फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। मे फ्लाई, इट इज हैविंग द लाइफ स्पान ऑफ 1 day. Butterfly, it is having the life span of 1 to 2 weeks. Fruit fly, you might have heard about the Drosophila, which is very important for the biology, because many genetical experiments are done on the fruit fly. This fruit fly is having the lifespan of 1 month. Rice plant, 4 months. Wheat plant is having the lifespan of 5 months. Like this, rose bush 10 years, crow 15 years, dog 10 to 15 years, cow 20-25 years, banana tree 25 years. मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपकी बुक्स के अंदर ये डाटा थोड़े से वेरी कर सकते हैं, ठीक है? डोंट बी उससे, ये अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान से। हॉर्स की यदि बात करते हैं तो लाइफ स्पान इज 25 to 30 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, एलिफेंट 60 to 75 ईयर्स, ह्यूमन बीइंग मैक्सिमम लाइफ स्पान बता रहे 100 ईयर्स, पैरेट दो इट इज अ स्मॉल क्रीचर बट हैविंग अ बिग लाइफ स्पान 140 ईयर्स, टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर्स, mango tree 100 to 150 years, banyan tree 200 to 300 years, and people tree is having 2000 to 3000 years. तो ये जो टेबल है बेटा, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स को मैंने इसलिए दिए ताकि हम इंडिकेट करें कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग डिफरेंट लाइफ स्पान्स. क्लियर? सो द लाइफ स्पान इज द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म.
क्लियर ना। सेकंड पे आते हैं, एक स्टेटमेंट लिख रखा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टेटमेंट ये है बेटा कि लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। क्या कहा मैंने? लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस, मतलब ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पान को उनकी साइज से कोरिलेट करके नहीं देखना चाहिए। आर यू गेटिंग? मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं। एक एग्जांपल दिया है मैंने एनिमल्स का, और एक एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट किया है किसका? प्लांट्स का। नाउ इमेजिन करो, मैंने कहा लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। आर यू गेटिंग? आप उससे कोरिलेट नहीं, लाइफ स्पान और साइज को आप कोरिलेट मत करो। जैसे कि क्रोज एंड पैरट्स, crows and parrots are almost same in size, yes or no? आप यदि क्रो को देखो और पैरेट को देखोगे तो दे आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज, बट सी दैट हाउ मच डिफरेंस इज देयर इन द लाइफ स्पान। अभी जस्ट मैंने आपको टेबल के अंदर बताया कि क्रो और पैरेट का लाइफ स्पान पढ़ाया। क्रो का जो लाइफ स्पान है वो कितना है? 15 ईयर्स है, और पैरेट का जो लाइफ स्पान है बेटा वो कितना है? 140 ईयर्स है। अब आप देखो दैट दे आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज। क्रो को आप देखो या पैरेट को आप देखो तो साइज में लगभग सेम है, लेकिन लाइफ स्पान में कितना फर्क है? एक तो 15 ईयर्स और एक कितना है? 140 ईयर्स। तो ये क्लियर हो गया कि लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। इमेजिन करो मैंगो ट्री and people tree. Now mango tree and people tree are again almost same in size. They are almost same in size. Same in size. Mango tree और people tree are almost same in size. लेकिन फिर भी आप लाइफ स्पान में कितना बड़ा फर्क है वो आप देखिए। मैंगो ट्री is having the life span of approximately 150 years. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स के करीब उसका लाइफ स्पान है। और पीपल ट्री लगभग उतना ही साइज का है जितना कि मैंगो ट्री है, लेकिन उसकी आप लोग साइज आप देखोगे लाइफ स्पान तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स, 2000 से 3000 ईयर्स। नाउ अगेन सेम थिंग, मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज, बट सी द बिग डिफरेंस इन द लाइफ स्पान। मैंगो ट्री का लाइफ स्पान 150 ईयर्स है बेटा, और पीपल ट्री का लाइफ स्पान जो है वो कितना है? 2000 ईयर्स है। तो फिर से इस एग्जांपल से हमको इस बात में फोर्स मिलता है कि लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है बेटा? नाउ थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और एक चीज जो एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग जगह पर लिखी हुई है, मैं एक जगह पर क्लब करके लाने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। आर यू गेटिंग? वो क्लब करके लाने की कोशिश क्या की बेटा? लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूड्स हाउ मेनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान के अंदर कितनी स्टेजेस होती है? 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, 4 स्टेजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं जुवेनाइलिटी की, है ना, जुवेनाइलिटी की, दिस जुवेनाइलिटी वर्ड इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द एनिमल्स, है ना, आपने इस नाम सुना होगा जुवेनाइल स्टेज। These juvenile stage represent the initial stages of the lifespan. Okay, it represents initial stage of lifespan. ये लाइफ स्पान की इनिशियल स्टेजेस को शो करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, है ना। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स की एज जो है वो क्या हुई? जुवेनाइल फेज हुआ। मतलब जब तक कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं हो जाए, यहाँ पर मैच्योरिटी के पहले की जो फेज होती है, मैच्योरिटी के पहले की जो फेज है, राइट, उसको यदि हम कहें तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा? दैट इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे? वी विल बी कॉलिंग इट एज, दैट इज, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी बेटा। ऑलराइट,
सो आगे बढ़ते हैं बेटा। जुवेनाइलिटी एनिमल्स के लिए ये वर्ड यूज होता है, एंड इट रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ स्पान। जब तक कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या ना हो जाए, रिप्रोडक्टिवली मेच्योर नहीं हो जाए, मेच्योरिटी के पहले की जो स्टेज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट ए जुवेनाइल स्टेज। वी कॉल इट एज बेटा जुवेनाइल स्टेज। हम उसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल स्टेज के नाम से उसको जानते हैं। लेकिन याद रहे कि प्लांट्स के अंदर यदि मैं बात करूं बेटा, प्लांट्स के अंदर यदि मैं बात करूं तो प्लांट्स के अंदर याद रखना बेटा, प्लांट्स के अंदर ये जो स्टेज होती है, प्लांट्स के अंदर जो स्टेज है उसको हम लोग क्या नहीं कहते हैं, जुवेनाइल फेज नहीं कहते हैं। प्लांट्स के लिए हमेशा वर्ड यूज होता है कौन सा, वी यूज द टर्म वेजिटेटिव फेज। प्लांट्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, वेजिटेटिव फेज। मतलब हम कभी ये वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं कि जुवेनाइल फेज इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कौन सा है बेटा, वेजिटेटिव फेज है। जैसे कि आप लोगों ने प्लांट्स के अंदर देखा होगा, प्लांट्स के अंदर रूट्स का या स्टेम्स का, रूट्स का या स्टेम्स का या लीव्स का बनना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेजिटेटिव फेज रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज को शो करता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि जुवेनाइलिटी इज यूज्ड फॉर द एनिमल्स एंड वेजिटेटिव फेज इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स। और ये जो फेज है, लाइफ स्पान का जो ये फेज है, दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द लाइफ स्पान। ये क्या है बेटा, दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ द लाइफ स्पान। और इसमें एक चीज बहुत खास जो आप लोगों को सीखनी होगी, समझनी होगी, वो ये है कि दिस इज द फेज इन विच द ऑर्गेनिज्म गेन्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। वेरी इंपॉर्टेंट, organism gains capacity to reproduce। बेटा ये एक ऐसा फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ऑर्गेनिज्म गेन्स द, हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म गेन्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर नहीं रहा है, ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इज इट क्लियर? तो पहला फेज क्लियर है, दैट इज नोन एज जुवेनाइलिटी। अब आते हैं दूसरा, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग। यहां पर तो क्या किया बेटा, यहां पर तो क्या किया है, ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को गेन कर लिया। लेकिन यहां पर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग, राइट। ये वो फेज है जिसमें वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुका है और रिप्रोडक्शन को क्या कर रहा है बेटा, स्टार्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग? चल, अब ये सेकंड फेज हो गया। बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे पहले क्या, जुवेनाइल फेज के अंदर एंटर करता है, फिर उसके बाद में वो मैच्योरिटी लेता है। लेकिन दिस इज द रूल कि मैच्योरिटी लेने के बाद में फिर उसमें क्या आती है, एजिंग आती है। नाउ इस टर्म को बेटा थोड़ा सा ध्यान से अपने को समझना होगा, क्योंकि कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। व्हाट इज एजिंग? तो इसको ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। एजिंग क्या होता है, प्रोग्रेसिव, ध्यान से सुनना, प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ बॉडी of an organism। Progressive deterioration of the body of an organism is called as the aging। आपने देखा होगा एजिंग के साथ में बॉडी और बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव डिटेरिएट होते हैं। मतलब जब एक बच्चा बर्थ लेता है, जब एक ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, तो उसके जितने भी जो बॉडी के फंक्शंस हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एजेड होता है तो उसके बॉडी के पार्ट्स हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो स्लो डाउन हो जाती है। धीरे धीरे बॉडी जो है वो डिटीरिएट होती है ना। मतलब बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ में वर्क नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ योर हार्ट एट प्रेजेंट इज वर्किंग एट अ रेट ऑफ 90%, मान लीजिए आपका हार्ट अभी 90% वर्क कर रहा है
तो हो सकता है कि आपके घर पर जो ग्रैंड पा है, हो सकता है कि उनका हार्ट 90 ईयर्स के अंदर उनका हार्ट 25% ही वर्क कर रहा हो। तो दिस इज द ट्रुथ कि एजिंग के साथ में ही देयर इज प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एजिंग के बाद में क्या आता है? सेनिसेंस आता है। अब इस सेनिसेंस को भी आपको समझना होगा, ठीक है? सेनिसेंस क्या है बेटा? तो ध्यान से सुन लो, सेनिसेंस क्या है? द टर्मिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, आप लोगों को आनी चाहिए सपोर्ट। द टर्मिनल irreversible stage of aging, the terminal irreversible stage of aging is senescence। क्या कहा बच्चों मैंने? द टर्मिनल irreversible stage of aging, एक बार एजिंग आ जाने के बाद में फिर सेनिसेंस आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वापस से कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो बूढ़ा होकर जवान हो जाए, नॉट लाइक दैट टाइप, ठीक है? द टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग, द टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग इज कॉल्ड एज सेनिसेंस। मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूंगा कि सेनिसेंस क्या है? तो सेनिसेंस की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन है कि सेनिसेंस इज द पीरियड जस्ट बिफोर डेथ। सेनिसेंस is the period just before the death। डेथ के ठीक पहले की जो स्टेज होती है वो क्या होती है? सेनिसेंस। इस स्टेज के अंदर बॉडी के सारे ऑर्गन लगभग बहुत कम काम करना शुरू कर देते हैं। एंड आई वुड से द टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग इज कॉल्ड एज सेनिसेंस। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट सेनिसेंस इज फॉलोड बाय, बेटा ये याद रखना कि सेनिसेंस इज फॉलोड बाय, क्या कहा मैंने? Senescence is followed by death। Senescence is followed by death। Senescence के बाद में ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? डेथ होती है। एंड व्हाट इज डेथ? परमानेंट सेशन मतलब स्टॉपेज, परमानेंट सेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, परमानेंट सेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। बॉडी की जब सारी एक्टिविटीज सारी बंद हो जाए, व्हेन देयर इज परमानेंट सेशन का मतलब होता है स्टॉपेज बेटा, सेशन का मतलब होता है स्टॉपेज। जब आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है वो बंद हो जाए, सेशन हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो पर्सन को हम क्या कह देते हैं? डेथ कह देते हैं, उसको डेड मानते हैं। तो सेनिसेंस इज फॉलोड बाय डेथ and permanent cessation of all the body parts of the body represents the death। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, whether it is a plant or an animal, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी लाइफ के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। वन इज नॉन इज बेटा द जुवेनाइल फेज, द अनदर इज नॉन एज द मैच्योरिटी फेज, द थर्ड वन इज नॉन एज द एजिंग एंड सेनिसेंस। एजिंग और सेनिसेंस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एजिंग फॉलोड बाय सेनिसेंस, सेनिसेंस फॉलोड बाय डेथ। तो सेनिसेंस के बाद में क्या आएगा? डेथ। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमने मेंशन कर रखा है, द चेंज ओवर। यहां पर देखो बेटा, द चेंज ओवर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये जो शिफ्टिंग है बेटा, जुवेनाइल फेज से मैच्योरिटी की तरफ, मैच्योरिटी से एजिंग की तरफ, एजिंग से डेथ की तरफ, this change over in the organisms from one stage to the another is determined by genetic as well as environmental factors। मतलब इसको चेंज ओवर करने के अंदर बेटा जेनेटिक फैक्टर्स भी वर्क करते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी वर्क करते हैं। तो द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट, है ना, कि चेंज ओवर फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक एज वेल एज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये समझ में आ गया? तो we can say that lifespan of organism usually includes how many stages? 4 stages। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। Now, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेटा, whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty। Whatever be the lifespan, the death of every individual organism is a certainty। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो आएगा वो जाएगा। Are you getting? जिसको कहते हैं ना मोह माया नहीं रखनी, जो आएगा वो जाएगा।
कोई भी कितना भी बड़ा अमीर हो या फकीर हो, सबको एक दिन जाना है। क्लियर? सो दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, दैट जो आएगा वो जाएगा। वॉट एवर बी द लाइफ स्पान, डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। बट अब एक क्वेश्चन उठता है कि यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसने बर्थ लिया हो उसकी डेथ कभी भी ना हो। दिस इज अ नेसेसरी थिंग कि बर्थ होगा तो डेथ भी होगी। नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। बट ये जो स्टेटमेंट है जो आपके सामने लिखा हुआ है, नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, दिस स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। ये स्टेटमेंट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अमीबा जो है वो क्या है, इमॉर्टल है। अमीबा क्या है, इमॉर्टल है, अमर है, उसकी नेचुरल डेथ कभी भी नहीं होती है। क्या सिखाया बेटा मैंने, उसकी नेचुरल डेथ कभी भी नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, हर किसी के मन में आता है, ये क्वेश्चन आता है कि क्यों सर, ऐसा क्यों, व्हाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल, व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, व्हाई वी आर नॉट इमॉर्टल, हम इमॉर्टल क्यों नहीं है? आर यू गेटिंग? क्योंकि कौन नहीं चाहता है अमर होना, कौन नहीं चाहता है? अमर तो सब होना चाहते हैं। आर यू गेटिंग? यदि किसी को कह दिया जाए कि चल तुझे ये मिलता है, ये आशीर्वाद मिलता है कि तुम 500 ईयर्स तक रह सकते हो, कौन नहीं जीना चाहेगा, कौन मरना चाहता है? तो फिर मन में क्वेश्चन उठता है, सर व्हाई वी आर नॉट इमॉर्टल बट अमीबा इज इमॉर्टल। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है बेटा कि हमारे अंदर बाइनरी फिशन नहीं हो सकता है, लेकिन अमीबा वगैरह के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन चलता है, और वो क्या है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इज द चीफ रीजन दैट अमीबा और द यूनिसेलुलर क्रीचर और द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। इमॉर्टेलिटी का केवल यही रीजन नहीं है। अभी तो मैं केवल बाइनरी फिशन को डिस्कस कर रहा हूँ, प्रॉपर टाइम आएगा तब हम लोग इस बात को भी डिस्कशन करेंगे कि इमॉर्टेलिटी के और भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन चाहे कितने भी रीजन हो, सबसे बड़ा ये रीजन है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल बिकॉज उनके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। अब चीज तो सिंपल सी, बाइनरी फिशन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझो कि ये एक पेरेंट अमीबा है ना, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये पेरेंट अमीबा है बेटा, एंड पेरेंट अमीबा डिवाइड्स इनटू टू डॉटर अमीबा। ये पेरेंट अमीबा डिवाइड होकर उसने क्या बना दिया, टू डॉटर अमीबा बना दिया। Now what I want to say, what is binary fission? In which the parent organism divides into two halves. The parent organism divides into two halves. This is called as the binary fission. ठीक है? But binary fission से organism किस तरीके से अमर बन गया, immortal बन गया, तो वो देखो। In binary fission, the parent body as a whole forms the reproductive unit. मतलब in binary fission, the parent body as a whole acts as a reproductive unit. मतलब ये जो पेरेंट अमीबा है ये अपने आप में एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। आपने सुना होगा कि रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, जैसे अ फ्रेगमेंट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, अ गैमेट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, अ बर्ड इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। बट यहां पर तो क्या हुआ बेटा कि पूरा के पूरा इंडिविजुअल ही अपने आप में रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। पूरा एक अमीबा रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, and it disappears after its division into two daughter individuals. मतलब ये जो पेरेंट अमीबा है, it divides into two halves and it start living, this parent amoeba start living as two daughter amoebas. इसका मतलब ये हुआ कि ये पेरेंट अमीबा की डेथ नहीं हुई है, इस पेरेंट अमीबा की डेथ नहीं हुई है, ये पेरेंट अमीबा डिसअपियर हो गया, लापता हो गया। इट स्टार्टेड लिविंग एज टू डॉटर अमीबास but it has not died. ठीक है, ये डाई नहीं हुआ है। Therefore the parent cannot be said to have died. इसकी कभी डेथ नहीं होती पेरेंट अमीबा की। It started living as two daughter amoebas. In fact, the parent continues living as two daughter individuals. Parent organism started living as two daughter individual. Thus, the organism that undergo binary fission are said to be immortal. इसकी कभी डेथ ही नहीं हुई। बेटा बायोलॉजी ये कहती है कि जिसकी डेथ नहीं होती, जिसकी डेथ होने के बाद में डेथ बॉडी अवेलेबल नहीं होती,
बायोलॉजी उसे डेड नहीं मानती। एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्या कहा मैंने? जिसकी डेथ बॉडी अवेलेबल नहीं होती बायोलॉजी में उसको डेड नहीं माना जाता। जिसकी डेथ बॉडी अवेलेबल हो जाती है उसको क्या मानते हैं? डेड मानते हैं। आर यू गेटिंग? लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई एक फेयर के अंदर, कोई एक मेले के अंदर कोई दो बच्चे घूम गए, आर यू गेटिंग? तो पेरेंट्स कभी भी इस बात को नहीं मानते कि उनके बच्चे की डेथ हो गई है, वो ये मानते हैं कि लापता है ना? वो पिक्चर याद है ना जिसमें कि मां कहती मेरे करण अर्जुन आएंगे। आर यू गेटिंग? मतलब करण अर्जुन की डेथ बॉडी अवेलेबल नहीं हुई थी, वो गुम गए थे, तो वो वापस आएंगे। कहने का मतलब ये कि बायोलॉजी उसी को डेड मानती है जिसकी डेथ बॉडी अवेलेबल होती है। तो भैया इस पेरेंट अमीबा की तो डेथ बॉडी अवेलेबल ही नहीं हुई ना कभी। इट स्टार्टेड लिविंग एज द टू डॉटर अमीबास। तो न तो इसमें प्रोटोप्लाज्म का कोई लॉस भी नहीं हुआ है। तो याद रखना कि इसीलिए जो अमीबा होता है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसीलिए अमर है, क्योंकि इनकी डेथ बॉडी अवेलेबल नहीं हुई है। दे स्टार्टेड लिविंग एज टू डॉटर अमीबास। इज इट क्लियर? एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट इमॉर्टल, हम अमर नहीं है, लेकिन अमीबा और अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आखिर ये तो मालूम होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो हम ये कहेंगे इट इज अ biological, it is a biological phenomenon, it is a biological phenomenon in which parent organism right, क्या है रिप्रोडक्शन? क्या है? It is a biological phenomenon in which the parent organism produces young ones. Parent organism produces offsprings similar to itself. आपने देखा होगा कि it is a biological phenomenon in which the parent organism produces offspring similar to itself. रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो पेरेंट के ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं वो पेरेंट के सिमिलर होते हैं। भाई आपकी शक्ल 100% आपके पापा मम्मी से नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मिलती है। एक इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखता है ना, राइट? लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, एक बात बताओ, रोज उगाते हो तो रोज ही लगता है ना, मेरीगोल्ड उगाते हो तो मेरीगोल्ड ही होता है ना, राइट? इंसान के घर पर बच्चा पैदा होता है वो इंसान जैसा लगता है ना। आपके घर पर कोई आता है तो ये कहता है ना इसकी शक्ल इसकी मम्मी से मिलती है, इसकी शक्ल इसके पापा से मिलती है, इसकी शक्ल इसके दादा से मिलती है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है इन विच द पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब यदि हम लोग आप देखेंगे तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इट इज अ बायोलॉजिकल फिनोमिनन इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। क्लियर? नाउ हम पूरे चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन को डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले, लेकिन एक चीज याद रखो, अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं बेटा वो भी तो ग्रो करेंगे। जो ऑफस्प्रिंग्स बने वो भी तो ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद में वो भी तो मैच्योर करेंगे। और आप जानते हो कि मैच्योरिटी जब आती है तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये जो ऑफस्प्रिंग जो ग्रो होके मैच्योर हो गई वो भी तो वापस से न्यू स्प्रिंग ऑफस्प्रिंग बनाएगी। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, राइट? दिस इज द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड द ग्रोथ एंड द डेथ। मतलब ये जो एक साइकिल है, ये पूरी एक रिप्रोडक्शन के अंदर एक साइकिल है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, फिर ग्रोथ लेता है, राइट, और रिप्रोड्यूस करता है, और अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्लियर? अब व्हाट इज रिप्रोडक्शन के बाद में आज की क्लास में जो लास्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हम लोग बेटा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पर्पसेस, और भी पर्पसेस हो सकते हैं, बट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पर्पसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। पहला पर्पस कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। याद रखना, रिप्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। Reproduction maintains continuity of species.
रिप्रोडक्शन क्या मेंटेन करता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। याद रखना, किसी भी स्पीशीज के इस अर्थ पर सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। जिस भी स्पीशीज के मेंबर्स के अंदर रिप्रोडक्शन रुक जाता है वह स्पीशीज इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाती है। क्यों? जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जितने भी मेंबर्स होंगे वो अपनी लाइफ स्पान पूरी करके उनकी डेथ हो जाएगी। जैसे व्हाइट टाइगर्स है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं लगभग। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, किसी भी स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेरिएशंस, याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल को तो नहीं लूंगा क्योंकि उसमें वेरिएशंस डेवलप नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन generates what? Variations which play a key role in developing adaptations and evolution तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होता बेटा तो वेरिएशंस नहीं होते तो एडेप्टेशंस और इवोल्यूशन नहीं होते। आज जो आप अपने आप को इतना एडवांस्ड मानते हो, दैट इज ऑल रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस हुए होंगे, वेरिएशन से क्या हुए होंगे? इवोल्यूशन हुए होंगे। और ये जो प्रोसेस है वो चलता रहा है ना, चलता रह रहा है। ठीक है, तो वेरिएशंस क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट्स वेरिएशन which play a key role in developing adaptations and evolution. Are you getting बेटा? और फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो क्या है? लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ because of reproduction, right? इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ है एग्जिस्ट कर रही है, वो लाइफ इज एग्जिस्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होता तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना, क्योंकि एक तरफ ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? डाई हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिप्रोडक्शन से क्या हो रहे हैं? बर्थ हो रहे हैं। तो ये जो पूरा जो एक साइकिल है बर्थ का, डेथ का, ये सारा का सारा जो है वो रिप्रोडक्शन के ऊपर बहुत क्या करता है? डिपेंड करता है। तो बेटा आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें कि मैंने रिप्रोडक्शन के बेसिक्स को पढ़ाया। आने वाले दिनों के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे साथ साथ आगे बढ़ना है। हम लोग, वादा करता हूँ मैं आपसे कि हम लोग A to Z तक पूरा पढ़ाएंगे, पूरा कंटेंट के साथ में। No propaganda at all, only and only quality, only and only content. To share this thing with your other friends also. तो बस आज के लिए इतना ही। Thanks a lot and कल हम लोग जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, थैंक्स अ लॉट।